मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। ट्विटर पर महामारी का अध्ययन करने वाले डॉक्टर फ़हीम यूनिस ने ट्वीट किया है कि दुनिया भर में 5 लाख केस पूरे होने में 140 दिन लगे थे, लेकिन अब सिर्फ 2 दिनों में नए 5 लाख केस आ गए। इसी तरह 100 दिन लगे थे जब दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख पहुंची थी। अब 100 दिन की जगह सिर्फ 17 दिन में 1 लाख लोगों की मौत हो रही है। इसका मतलब यह है कि कोरोना का वायरस कहीं से कमज़ोर नहीं हुआ है। इसका मतलब यह भी है कि इससे सतर्क रहने की अब भी ज़रूरत है, बल्कि ज़्यादा। मास्क पहनिए, हाथ साफ रखिए, 6 फीट दूरी रखिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने कोरोना से लड़ाई की शुरुआत में एक नारा दिया था, जान है तो जहान है। अब तो जान की ही बात नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मरने वाले डॉक्टरों की संख्या 200 पार कर चुकी है, मगर उनकी भी कोई चर्चा नहीं है। पिछले 13 दिनों से दुनिया में सबसे अधिक केस भारत में आ रहे हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। मृत्यु की संख्या को प्रतिशत में बदलने से कम तो जरूर दिखेगी संख्या, मगर हर मौत मौत है और किसी भी संख्या से बड़ी। सरकार बताती है कि मृत्यु दर नीचे आ रही है, 3% से घटकर 1.92% हो रही है। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। इन 9 पड़ोसी देशों में देखिए तो सबका मिलाकर कोरोना से 20,639 लोगों की ही मौत हुई है। चीन में कोरोना से 4,634 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से 6,168 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश में कोरोना से 3,625 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका में कोरोना से सिर्फ 11 और नेपाल में 102 मौतें ही हुई हैं। म्यांमार में कोरोना से 6 मौतें हुई हैं और भूटान में 1 भी नहीं। इसलिए कोरोना से मरने वालों की तुलना जब करें तो सिर्फ ब्राज़ील, अमेरिका, इटली से ना करें, अपने पड़ोसी देशों से भी मिलाकर देखना चाहिए, क्योंकि भूगोल, आबादी, आबो हवा, फितरत में हम एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। भारत में हर 10 लाख की आबादी पर 36 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। पाकिस्तान में 28 लोगों की और बांग्लादेश में 22 लोगों की मौत हुई है। इसलिए इधर से घुमाकर नाक पकड़िए या उधर से नाक पकड़िए, कोई फ़ायदा नहीं है। मौत मौत है। एक मौत की त्रासदी को आप प्रतिशत की छोटी संख्या से कम नहीं कर सकते हैं। परिमल की ये रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना वायरस ने अब तक 50,921 लोगों की जान ले ली है। भारत में कोरोना से पहली मौत 12 मार्च को कर्नाटक में हुई थी। 157 दिन में यह संख्या 50,000 पार कर गई। अब तक कोरोना से 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत दुनिया भर में हुई है। दुनिया की करीब आधी मौतें 4 देशों अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको और भारत में हुई है। अमेरिका में 1.5 लाख और ब्राजील में तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। कोरोना वायरस से दुनिया में पहली मौत की खबर 9 जनवरी को चीन के वुहान प्रांत से आई थी। अमेरिका में महज 57 दिन में 50,000 लोगों की मौत हो गई, तो ब्राजील में 95 दिन में, मैक्सिको में 140 दिन में और भारत में 157 दिन में। घट रही मृत्यु दर फिलहाल भारत के लिए इकलौती राहत है, जो फिलहाल अभी करीब 2% के आसपास है, लेकिन कोशिश इसे 1% तक लाने की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। परिमल, बात को घुमाया फिराया जा रहा है। 50,000 कोई मामूली संख्या नहीं होती है। आप भारत के 9 देशों में देखिए तो अभी तक वहाँ पर 20,000, 21,000 से कम लोगों की मौत हुई है। अकेले भारत में 50,000 से हुई है। कितने दिनों में हम 50,000 की संख्या तक पहुँचे हैं, 100 दिन में पहुँचे हैं या 10 दिन में पहुँचे हैं, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। अपनी वाहवाही करने का शौक़ हो तो कभी भी किसी भी बात पर की जा सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोरोना से मामले में ऐसे कौन से ये 3 राज्य हैं जो लगातार अभी भी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां ना तो संख्या में कमी आ रही है, ना मृत्यु में कमी आ रही है और ना ही इसके प्रसार में रोकने के मामले में? देखिए, यहाँ पर 3 की जगह अगर 4 राज्य लें तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि रोजाना के आंकड़े में थोड़ी फेरबदल हो जाती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये वो 4 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस की बात हो, सबसे ज़्यादा लोग डेथ की बात हो या रोजाना डेथ की बात हो, रोजाना संख्या की बात हो, तो यही वो 4 प्रदेश हैं जहाँ से ये रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं मामले। और इसमें महाराष्ट्र सबसे चिंता का विषय ये है कि महाराष्ट्र जब से सबसे ऊपर आया है केसेस के मामले में या रोजाना केसेस के मामले में, उसमें गिरावट नहीं दर्ज की गई है। बीच में हमने एक बात जरूर देखी थी कि दिल्ली
दूसरे पोजीशन पे एक वक्त में पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली ने अपने आप को, दिल्ली में स्थिति सुधर गई है, दिल्ली अब बेहतर स्थिति में है पहले से। लेकिन महाराष्ट्र में कोई बदलाव नहीं है। तमिलनाडु जो दूसरे नंबर पर है, वहां भी कोई फिगर को लेके जो रोजाना मामले आते हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और बहुत अहम हो जाता है कि टेस्टिंग को लेकर अगर बात करें तो फिलहाल तमिलनाडु ने 36 लाख टेस्टिंग की है, यूपी 34 लाख के आसपास है, महाराष्ट्र 31 लाख के आसपास है। ये टेस्टिंग अचानक इस वजह से बढ़ी है कि नई तकनीक जो दूसरी अपनाई गई है आरटीपीसीआर की जगह पे, वो दरअसल उसको आगे की रणनीति है कि वो 50% आरटीपीसीआर करें, 50% जो नई तकनीक है एंटीजन वाला उसको अपनाया जाए और उसको किया जाए। तो टेस्टिंग तमाम जगहों पे हो रहा है, लेकिन सूरत बहुत ज्यादा नहीं बदल रही। आप सही कह रहे हैं कि प्रतिशत को लेके वो आंकड़ा, वो संख्या बहुत कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ते जाएंगे, अभी हम करीब 26 लाख के आसपास हैं, जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे, अगर 1% भी उसका अगर निकालेंगे, अगर ये मामला रोजाना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से 2 दिन में करीब 1 लाख मामले आ रहे हैं, 1.25 लाख मामले भारत में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो प्रतिशत कहीं पे रह नहीं जाता है। वो सिर्फ वजह ये थी कि इस आशंका के दौर में भी एक संभावना अगर दिखती है तो उसी आंकड़े से एक संभावना जरूर दिखती है, लेकिन वो जैसे जैसे फिगर बढ़ता जाएगा वो प्रतिशत भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा और वो नंबर ऑफ केसेस भी उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। जो 4 देश हैं उस 4 देश में 50,000 के ऊपर हैं और उसमें भारत भी अब शामिल हो गया है, तो तमाम चीजें हैं। जी जी मेरा ये सवाल है कि ये जो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जिनकी विश्वसनीयता जो है, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, क्या उसे भी टेस्ट में अब जोड़ा जाने लगा है, गिना जाने लगा है, या ये जो डेटा दिया जा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट का ज्यादा अलग से दिया जा रहा है जिसकी विश्वसनीयता कहीं ज्यादा है, या ये एंटीजन टेस्ट को भी पूरे टेस्ट में अब गिना जाने लगा? तब तो हम टेस्ट की सही संख्या भी नहीं जानते हैं। निश्चित तौर पे ये जो टेस्ट है उसमें एंटीजन टेस्ट भी शामिल है और 3 करोड़ का आंकड़ा अगर हम पहुंच पाए हैं या रोजाना हम 7 लाख 8 लाख टेस्टिंग कर पा रहे हैं तो एंटीजन की बड़ी भूमिका है। और जो हमारे जानकार बताते हैं आईसीएमआर में कि आगे की रणनीति यही है कि 50% आरटीपीसीआर करे, 50% एंटीजन करे। रोजाना के जो आंकड़े 10 लाख फिगर छूने की जो बात है कि 10 लाख टेस्टिंग पे हम पहुंच जाएंगे रोज दिन, तो वो ये बताते हैं कि 50% हम आरटीपीसीआर करेंगे और 50% एंटीजन टेस्ट करेंगे, यानी वो 5-5 लाख के रेशियो में बटा होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। शायद यही वजह है कि, लेकिन फॉलोअप कितना हो पाता है, जो लोग उस तरह के लोग हैं जिनका निगेटिव आया था, निगेटिव के बाद आपको फिर से आरटीपीसीआर करवाना जरूरी होता है अगर वो सिम्टोमेटिक हैं तो, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है उस पर सवाल पहले भी उठा है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसको माना है कि कई राज्यों से ऐसी शिकायत मिली है, लेकिन वो तस्दीक करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह के निगेटिव आए उनको आरटीपीसीआर से गुजरना पड़ेगा और अगर उनमें लक्षण है तो। लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो जोड़ा हुआ आंकड़ा है एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर का, तभी हम 3 करोड़ का आंकड़ा छू पाए हैं टेस्ट में। जी यही सब आंकड़ों की बाजीगरी है, वरना कोई एक ही टेस्ट है आरटीपीसीआर, इसी के टेस्ट को विश्वसनीय बताया जाता है, उस टेस्ट को कहा जाता है ये स्क्रीनिंग के लिए काम किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सही सवाल ना पूछने पे कितनी तरह के पर्दे आपकी नज़रों के सामने गिराए जा रहे हैं। पर ठीक है, आप अगर खुश हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान ना हो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस हालात में जब 50,000 लोगों की मौत हुई है, जज भी संक्रमित हो रहे हैं, यूपी में 2 कैबिनेट मिनिस्टर की कोरोना से मौत हुई है, बिहार में एक आईएएस ऑफिसर की मौत हुई है, एक दिन पहले एक डॉक्टर की मौत हो गई बिहार में ही। ऐसी परिस्थिति में जब लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 13 दिनों से दुनिया भर में सबसे ज्यादा, और करीब करीब 1000 के करीब लोग रोज मर रहे हैं, 900-800 से 1000 के करीब में। ऐसे में अगर आप कहें कि 25 लाख जो विद्यार्थी हैं जो नीट और जेईई की परीक्षा देते हैं, वो अपने अपने घरों से निकलकर परीक्षा केंद्रों पर जाएं, अपने माता पिता के साथ जाएं, जाहिर उनकी उम्र कम है तो किसी को साथ लेकर जाएंगे, वहाँ पर भीड़ जमा हो तो क्या उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं है? अगर इनकी ज़िंदगी के साथ कुछ हुआ, अगर इनमें से किसी एक छात्र की भी ज़िंदगी दांव पर लगी, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्यों नहीं सरकार ने ही अदालत में जाने से पहले इस मामले को अपने स्तर पर देखा और एक फैसला लिया होता? पर अभी तक आप देखिए कि यूजीसी के मामले में भी फैसला नहीं आया है, पर नीट और जेईई के परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्वास्थ्य की चिंता को लेकर काफ़ी परेशान थे। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बीमार माता पिता भी जाएंगे और उनमें से बहुत लोग कई तरह के बीमारी से ग्रस्त भी होंगे। इन चिंताओं को लेकर कई घरों में मौत हुई होगी कोविड के कारण, कईयों के मोहल्ले में को कंटेनमेंट जोन बना दिया होगा। बिहार में आप देखिए 6 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाई एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है कि अदालत की ये चिंता कि इनका कैरियर नहीं बर्बाद होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी भी दांव पर नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए ये छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। जो फैसला आया है कि नीट यानी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा और जेईई यानी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, छात्र अभी भी दहशत में हैं, इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आशीष की ये रिपोर्ट देखिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के इम्तिहान सितंबर में ही होंगे। कोविड-19 के कारण जेईई और नीट परीक्षा को टालने की कुछ छात्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन को रोका नहीं जा सकता, हमें सभी सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना है। छात्रों के कैरियर को लंबे समय तक खतरे में नहीं डाला जा सकता। क्या छात्र 1 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? शिक्षा को अब खोला जाना चाहिए। कोरोना 1 साल और जारी रह सकता है। क्या हम ऐसे में 1 साल इंतजार करेंगे? क्या आप जानते हैं कि देश और छात्रों को क्या नुकसान होगा? वहीं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने भी इसका विरोध किया। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी और 13 सितंबर को नीट। दोनों में करीब 25 लाख छात्र बैठेंगे। छात्र शीर्ष अदालत के आदेश से खुश नहीं हैं। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन एक और अहम मसला है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है, और ये मसला है डिग्री कोर्सेज में फाइनल ईयर की परीक्षा का। एक तरफ देश भर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन यूजीसी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो अगर यूजीसी, अगर परीक्षा कराने वाली संस्थाएं इस जिद पर अड़ी हैं, तो उन्हें कम से कम ऐसा पैमाना बताकर दिखाना चाहिए कि जिससे देह की दूरी का पालन भी हो, परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ ना हो और आने जाने की यात्राओं के दौरान भी छात्र संक्रमित ना हो। अगर इतनी बड़ी आबादी यात्रा करने लगेगी, अगर परीक्षा केंद्र दूसरे शहरों में पड़ते होंगे, तो चिंताओं का एक नया तूफान उमड़ पड़ेगा। खैर, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया है तो ये परीक्षा अपने नियत समय पर ही होंगे। अभी भी सरकार अपने स्तर पर विचार कर सकती है, लेकिन इसका स्कोप नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार अदालत के सामने यही दलील देती रही कि वो परीक्षा कराएगी, यही छात्रों के हित में है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसे दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं। अब आपको ले जाना चाहते हैं असम। यहाँ पर कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 15 दिनों में 35,000 से अधिक मामले यहाँ पर नए केस आए हैं असम में, और चाय के बागानों में भी लगातार ये संक्रमण फैलता जा रहा है। रतनदीप और संजय चक्रवर्ती ने बताया है कि असम के चाय बागानों में 12 लाख लोग काम करते हैं। इनके परिवारों की संख्या जोड़ दें तो ये संख्या जो है 65 लाख पहुँचती है, जो असम की कुल आबादी के 18% है। अब यहाँ पर एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, यानी एक तरह की स्क्रीनिंग कराई जा रही है कि किन किन लोगों को संक्रमण हो सकता है। मूल टेस्ट तो अभी तक RT-PCR टेस्ट ही माना गया है। यह बताया जा रहा है कि 10 लाख लोगों के टेस्ट किए जाएंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी में इस महामारी के लक्षण हैं तो नहीं हैं। अगर बागानों में अगर ये संक्रमण फैल गया तो फिर सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार 10 लाख लोगों के एंटीजन टेस्ट कराने का ये फैसला किया है सरकार ने। और असम के बाद हम आपको ले चलना चाहते हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं चाय बागान की, जहां के कम्युनिटी सेंटर में 800 बड़े चाय बागान हैं और वहां पर ये टेस्ट किए जा रहे हैं। असम के बाद हम आपको ले जाना चाहते हैं दिल्ली। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार आनंद विहार बस अड्डे पर बाहर से आने वाले मजदूरों का टेस्ट कर रही है। ये अंदाज़ा लगा रही है कि जितने मजदूर लौट कर आ रहे हैं उनमें से कितने मजदूर संक्रमित हैं। यानी सरकारें जगह जगह पर सचेत हैं, आधिकारिक रूप से ही सही, कुछ दिखाने के लिए, कुछ गंभीर रूप से भी। लेकिन आप देखिए कि इस गंभीरता की वजह क्या है। ये है कि महामारी ना फैले और लोगों की इससे मौत ना हो। इसके बीच नीट और जेईई के इम्तिहान लिए जा रहे हैं। और शरद की ये बातचीत देखिए। आनंद विहार बस अड्डे पर दिल्ली लौट रहे लोगों का कोरोना टेस्ट जारी है। दिल्ली सरकार जानना चाहती है कि इन लौटने वालों में संक्रमण की स्थिति क्या है।
लॉकडाउन के अंदर काफ़ी लोगों का यहाँ से बाहर मूवमेंट हुआ था। हाँ। और अब वो लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं वैसे वैसे वापस आ रहे हैं। अच्छा। तो उसी रफ्तार में अगर कोरोना वो संक्रमण की स्थिति क्या है और दिल्ली उस पर क्या असर पड़ रहा है, उसी कारण ये टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक 4 दिन में 1118 यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, यानी 1.52% का पॉजिटिविटी रेट। हम फतेहपुर जिले से आ रहे हैं, यूपी से। फतेहपुर से आ रहे हैं, यूपी से। हाँ। और कहाँ जाना है? हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? लवलेस। तो वहाँ काम करते हैं आप? जी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं यूपी गया था 7 दिन पहले अच्छा। जी। वापस जा रहा हूँ जहाँ जॉब करता हूँ, दिल्ली में, गुड़गांव में सर। बस अड्डे में सभी तरह के लोग आते हैं, तो एक सैंपलिंग की जा रही है ये देखने के लिए कि संक्रमण की रफ्तार जो है वो जो है क्या है। और इससे एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं या इस क्षेत्र से आ रहे जा रहे हैं उनमें जो संक्रमण की स्थिति है वो क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। और अभी तक का जो पॉजिटिविटी रेट यहाँ बताया जा रहा है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से, वो करीब 1.5% के आसपास है। आनंद बस अड्डे से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। बिहार में एक पुल के बनने में 17 साल लगे। बाढ़ का इलाका है इसलिए वो वहाँ मुश्किल भी है, पर 1900 मीटर लंबे इस रेल पुल के बन जाने से सीमांचल और मिथिलांचल आपस में जुड़ गए हैं। ये इंदौर से आई हुई तस्वीरें थी जो आप देख रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है। वहाँ एक अपना घर सरकारी गृह है जहाँ पर एड्स पीड़ित बच्चियाँ रहती है। वहाँ से निकालने के लिए सरकार आमदा है। कई ज़िलों के अधिकारी लाए गए और इसमें ये खबर है कि महिला वकील प्रियंका शुक्ला के साथ भी उनके कपड़े खींचने की कोशिश की गई है, धक्का मुक्की हुई है। अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं, बता सकते हैं अनुराग कि क्या है विस्तृत खबर इस पूरे प्रसंग में? जी रवीश जी, अभी चूंकि प्रियंका थाने के अंदर है, उनके ऊपर FIR हो गई है, तो उनसे बातचीत बहुत विस्तृत तरीके से नहीं हो पाई है। और जिन लोगों से वहां हमारी बातचीत हो पाई है, अमेरी में बिलासपुर में ये अपना घर संचालित होता है जहां राज्य के अलग अलग हिस्सों से 14 एड्स पीड़ित बच्चियां थी। जब पिछले शुक्रवार को हमने ये कहानी की थी तो आपने उन बच्चियों को सुना होगा, जिसमें से कई बच्चियां ये कह रही थी कि उनके साथ जो वहां पहले जहाँ रहती थी या अपने घर परिवार में रहती थी, तो उनके फूफा हो, चाची हो, मामा हो, ये उनके साथ भेदभाव करते थे। और ऐसे में इन बच्चों के साथ उन्हें बिल्कुल अपने घर का अनुभव होता था, इसलिए वो छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अब जो संचालक है उनका आरोप ये था कि जो 1 साल पहले लगभग 75,000 रुपए महीने का खर्च आता है इन 14 बच्चों को रखने में और जो भी स्टाफ है उनका, तो 1 साल पहले जब उन्होंने अनुदान के लिए सरकार के पास अर्जी लगाई और तब वहां पर उनसे जब 30% उनका ऐसा आरोप लगा कि 30% उनसे रिश्वत मांगी गई और उसके बाद से तमाम दिक्कतें उनके साथ आनी शुरू हो गई। उनसे बार बार खाली करने के लिए कहा
जाने लगा, उनसे ये भी कहा जाने लगा कि आपके पास फलाना इजाजत नहीं है, ढिमकाना परमिशन नहीं है। और इसके बाद उन पर सारी जो प्रशासनिक कसाहट है वो शुरू हुई। हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने कलेक्टर से ये कहा कि इनकी बात सुन लें। और जो पिछले कलेक्टर थे उन्होंने फिर सुनने के बाद ये कहा कि इन्होंने बहुत सारी चीजों का पालन नहीं किया है, बहुत सारी जो नियम है उनको नहीं माना है। जो मौजूदा प्रशासनिक अधिकारी, उनका भी कहना था कि कोई नियम कायदे कानून नहीं, अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये भी कहना था बहुत अलग अलग नियम है कि इतने फ्रिज होने चाहिए, इतना ओवन होना चाहिए, इतने शौचालय होने चाहिए। लेकिन जो वहाँ के लोग जो जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि जहाँ उन बच्चों को भेजा जा रहा है, क्या सरकारी अधिकारी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो चीजें हमसे कह रहे हैं हम तो फिर भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं, वहाँ वो है। आज जब उनको सुबह 11:30 बजे के आसपास उनका कहना है कि कोई पूर्व सूचना नहीं थी, पुलिस वाले पहुंचे हैं। और जो महिला वकील प्रियंका शुक्ला हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, जब उन्होंने विरोध किया है तो आरोप है, जो कह रहे थे कि अभी कुछ देर पहले की सीसीटीवी फुटेज भेजेंगे कि उनके साथ मारपीट की गई है और कोई महिला पुलिसकर्मी उनके साथ नहीं आई, ये बड़ा आरोप है। लेकिन जब हमने वहां के अभी तुरंत पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा यह आरोप सरासर बेबुनियाद है। महिला पुलिस अधिकारी वहां पर गई थी और पूरी तय प्रक्रिया के तहत उनको वहां से निकाला गया है और सारे बच्चों को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। उल्टा उन्होंने जो संचालक और जो महिला वकील हैं प्रियंका शुक्ला, उन पर पुलिस वालों ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने जो लोग खाली कराने गए थे उनके साथ मारपीट की है। तो ये दो अलग अलग वर्जन है, लेकिन इनके बीच में जो पिसी हैं वो बच्चियां हैं जिनको अब अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। और अक्सर इन शेल्टर होम्स में हमने देखा है कि खास करके जो एड्स पीड़ित बच्चियां हैं उनके साथ कैसा भेदभाव होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, ये जवाब देने, जानकारी देने के लिए। कि अक्सर आप देखें कि कौन लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है और कहाँ कहाँ लड़ रहा है, तो आप पाएंगे कि इसी तरह से कोई एक वकील चली जाती है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता चला जाता है और अंत में वही खलनायक बन जाता है कि वो अकेला 4 लोग होंगे, लेकिन इतनी गाड़ियाँ, अफसर हैं, पुलिस के लोग हैं और उन्हीं से ये 4 लोग मारपीट कर लेते हैं। ये कमाल है और FIR भी हो जाता है। तो खैर, जो आप नहीं देख रहे हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। अब जो दूसरी खबर ये है वो अनुराग द्वारी की भी है और अनुराग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कई वर्षों तक केंद्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता रहा, इस मामले में, उस मामले में, लेकिन वहाँ के किसानों की हालत किसी दूसरे राज्यों से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। सिवनी से एक रिपोर्ट है कि 2 साल पहले एक किसान की मौत हुई थी, आत्महत्या हुई थी। सरकार ने मुआवजा देने का वादा किया था, 2 साल तक वो मुआवजा भी मिला नहीं। साल 2018 में सिवनी के संत कुमार सनोडिया ने भी खेत में बीज के साथ अपनी उम्मीदें बोई थीं। फसल आई, लोघरवाड़ा खरीदी केंद्र में उसे बेचा। 4 महीने से ज्यादा हो गए, पैसे नहीं मिले। अपने कपड़ों पर चने के पैसे दो, मसूर के पैसे दो लिखकर आंदोलन किया। 26 सितंबर को अधिकारियों को खत भी भेजा। तंग आकर 29 सितंबर को कथित तौर पर जहर खा लिया। 2 अक्टूबर को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 4-5 महीने तक पैसे नहीं मिले थे। अब खेती का सब कुछ बेच दिए तो क्या करेंगे, घर में तो कोई पैसे वो नहीं होते, दाना ही से सब कुछ है, खेती से। मेरे भाई संत कुमार सनोडिया जी ने आत्महत्या की थी। जो चना का पैसा रुका था वो नहीं मिला था। हमने शासन प्रशासन को भी आवाज़ उठाई पर वो पैसे चना का नहीं मिल पाया। इस वजह से 29 सितंबर 2018 को मेरे भाई ने जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर लिया। गांव वाले आक्रोशित हुए, शव को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर रखकर चक्का जाम भी किया। लोगों को मनाने प्रशासन ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। 5 लाख रुपए दे दिए, बाकी कहा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद आकर देंगे। मुख्यमंत्री 4 अक्टूबर को जिले में भूमि पूजन के लिए आए तो सुनिए हुआ क्या। 5 लाख रुपए भर दिए, 5 लाख दिए कि नहीं 8 लाख, अभी तक भी नहीं कही भैया कोई सुनाई। मुख्यमंत्री से मिलन के नाने हमने जान के लिए बहुत तैयारी करी। पुलिस वाले, तहसीलदार और कटवार गांव को, इनने हमसे घर से नहीं निकलन। यही नहीं, 2 साल बीत गए, फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुआवजे की बची रकम नहीं मिली। अब कृषि मंत्री वायदा पूरा करने का वायदा कर रहे हैं। संज्ञान में लाया गया है। मैंने सिवनी के कलेक्टर से चर्चा की है, वहाँ के विधायक से चर्चा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर घोषणा की तो उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा और हम पूरा कराएंगे।
2019 में कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में बताया था कि राज्य में 122 किसानों ने खुदकुशी की, जबकि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2018 के आंकड़े 2020 में जारी कर बताया कि देश में 10,339 किसानों ने आत्महत्या की, जिसमें मध्य प्रदेश से संख्या का तो नहीं लेकिन प्रतिशत में बताया कि 6.3% किसानों ने आत्महत्या की। भारत किसानों का देश है, ये हमने आपने सब ने पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश में तो किसानों के नाम पर सत्ता में एक सरकार आई, चली गई, दूसरी सालों से खुद को किसान हितैषी बताती रही है, लेकिन संत कुमार जैसे जाने कितने किसान हैं जिनके लिए सरकारी वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं। सिवनी से अब्दुल वाहिद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप जानते हैं कि आम तौर पे न्यूज़ चैनल किसान विरोधी होते हैं, लेकिन अनुराग द्वारी इसे गलत साबित करने के लिए हर दिन किसानों की रिपोर्ट ले आते हैं। ये अच्छी बात है। बाढ़ सिर्फ बिहार में नहीं आती है, असम में नहीं आती है, गुजरात में भी आती है, जहां बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 1000 दिनों में यानी 3 साल में भारत के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जिन गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाता है वहां क्या होता है, कैसे ज़िंदगी बदल जाती है? सोहित और माधव की ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से रिपोर्ट है। गाँव के लोगों को ही पता नहीं है कि वहाँ कोई वाईफाई चौपाल है, टावर है वाईफाई का, लेकिन आधे बच्चों के पास कोई स्मार्टफोन नहीं है और जो बाकी बच्चे दुनिया भर के पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास, उससे भी वो बच्चे वंचित हैं। तो कम से कम इस ऑप्टिकल फाइबर से गांवों को जोड़ देने की घोषणा की ज़मीन पर पड़ताल करती हुई ये रिपोर्ट देखें जो शुरुआत है। 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतें 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है और हमने तय किया है 1000 दिन में 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1000 दिनों में देश के सभी 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ऐलान किया। देश के ऐसे कई गांव हैं जहां पिछले 6 सालों में पंचायत नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा पहुंचा भी दी गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के पुणतांबा गांव तक भले ही सड़क ठीक ना हो, लेकिन साल 2018 में यहां पंचायत नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई चौपाल शुरू कर दिया गया। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव में अब इंटरनेट ज़रूर है, पर इसका इस्तेमाल गांव के आम लोग नहीं, केवल पंचायत के लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन काम चलता है सब, ऑनलाइन काम चलता है। केवल आपके ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता है ना? इसके लिए इसका एक्सेस अगर दूसरे किसी को चाहिए तो मिलेगा क्या? नहीं,
नहीं, अलाउड नहीं है। इस टावर पर वाईफाई जरूर लगा है, पर इसका लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। गांव में एक हाई स्कूल मौजूद है, लेकिन इसमें पढ़ने वाले 800 छात्रों में से करीब आधे बच्चों के पास मोबाइल फोन है ही नहीं। स्कूल की ओर से ऑनलाइन वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है, पर इस गांव में निजी मोबाइल इंटरनेट की सुविधा काफी खराब है, लिहाजा इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कभी कभी बार क्या होता है कि रेंज नहीं होती, सर का आवाज नहीं आता, हम सर को कनेक्ट नहीं हो सकते। कभी कभी तो क्लास ही नहीं होता रेंज के वजह से। जो किसान है उनके बच्चे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। उनके पास ना स्मार्टफोन है, ना इधर अच्छी तरह से इंटरनेट आता है, ना वाईफाई की सुविधा है। इसलिए उनकी फिलहाल शिक्षा तो पूरी तरह से रुक गई है। ग्राम पंचायतों में इस योजना को लागू करने का मुख्य कारण गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि लोग सरकारी स्वास्थ्य, पढ़ाई और खेती से जुड़ी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकें। गांव में वाईफाई चौपाल भी मौजूद है, पर इसकी जानकारी किसी को नहीं। PEW रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में केवल 24% लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है। 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वे के अनुसार 47% ग्रामीण इलाकों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली उपलब्ध रहती है, 33% घरों में 9 से 12 घंटे और 16% घरों में सिर्फ 1 से 9 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। 2017-18 के नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार देश भर में केवल 24% घरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। केवल 8% घरों में ही कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सरकार की ओर से बड़ी बड़ी योजनाओं का तो ऐलान जरूर कर दिया जाता है, पर क्या इन्हें जमीन पर उतारने के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार होता है या नहीं। अहमदनगर से माधव ओझा के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। हम आपको बता दें कि सूचना आ रही है कि महान संगीत साधक पंडित जसराज जी अब हमारे बीच नहीं हैं। इसी साल जनवरी में उन्होंने 90 साल की उम्र पूरी की थी। अभी राजनीतिक खबरें देखते हैं, लौटते हैं तो फिर कुछ बात करते हैं। कांग्रेस से निलंबित नेता संजय झा ने आरोप लगाया है कि सांसदों समेत 100 से ज्यादा कांग्रेस सदस्यों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कांग्रेस कार्य समिति के पारदर्शी चुनाव कराए जाएं और नेतृत्व में परिवर्तन हो। लेकिन कांग्रेस ने फौरन संजय झा के ट्वीट का खंडन कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने व्यंग्यात्मक लहजे में ट्वीट कर कहा कि मीडिया टीवी डिबेट गाइडलाइंस पर स्पेशल मिस इन्फॉर्मेशन ग्रुप ने आज निर्देश दिया है कि फेसबुक बीजेपी लिंक से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नेता की ऐसी चिट्ठी की खबर चलाई जाए जिसका वजूद ही नहीं है। बेशक बीजेपी के चापलूसों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक लालू यादव की पार्टी आरजेडी में लौट गए हैं। हालांकि इससे पहले ही नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और जेडीयू से निकाल दिया था। श्याम रजक फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पहले आरजेडी में थे तो लालू यादव के काफी करीबी माने जाते थे। वो राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि श्याम रजक जेडीयू में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनका कहना है कि जेडीयू में कई नेता नीतीश से नाराज हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए जबरदस्त प्रदर्शन में शामिल कई लोगों के बीजेपी में शामिल होने से राजधानी की सियासत गर्मा गई है। जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है उनमें प्रमुख हैं शहजाद अली और डॉक्टर मोहरीन। इनके बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि इससे उसका ये आरोप साबित हो गया है कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शाहीन बाग में प्रदर्शन का आयोजन करवाया था।
आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। मोज़ार्ट, बीथोवन, पावारोती के अलावा पंडित जसराज, इनके नाम पर भी अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में एक ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। पंडित जसराज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के बीच हमेशा वो अपने नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि उनके नाम पर एक एस्टेरॉयड है जिसकी घोषणा 2019 में हुई थी। ये बड़ी कामयाबी है। पंडित जसराज इसी जनवरी में 90 साल के हुए थे और समय के साथ बदलने वाले गायक थे और हमेशा कहा करते थे कि पहले शास्त्रीय संगीत हिमालय की तरह ऊंचा था, मगर अब समुद्र की तरफ फैल गया है। और बड़े ही लाजवाब गायक थे। आप इनकी प्रतिभा, इनके संगीत पर बोलने की योग्यता मुझ में नहीं है, तो सिर्फ समाचार ही आपको दे रहा हूं कि वो अब हमारे बीच नहीं हैं। और ये अभी खबर आई है कि पंडित जसराज नहीं है, पद्म विभूषण से नवाजे गए थे। ये सब छोटी मोटी बातें हैं अलंकरण की, पर उनकी जो संगीत की जो विरासत है वो कहीं ज़्यादा विशाल है और हम लोगों की अपनी क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जिसके बारे में तुरंत कुछ कहना ऐसे लोगों की प्रतिभा को भी एक तरह से कम आदर देने जैसा होता है। तो बड़े गुरुओं में से एक रहे हैं जिनसे शिक्षा पाए लोगों ने दुनिया में ख्यातियाँ प्राप्त की हैं। जिन्होंने उन्हें नज़दीक से सुना है वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाए। 1952 में पहली बार जब नेपाल के राजा के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया पंडित जसराज जी ने, तब उन्होंने खुश होकर 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। और इसका संस्मरण सुनाते हुए पंडित जसराज जी ने कहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो इस तरह के गायक रहे, स्काइप से भी सिखाया करते थे लोगों को, और 90 साल की ज़िंदगी आज़ाद भारत से पहले की पैदाइश की पीढ़ी रहे हैं। तो इस वजह से एक अनुभवों का संसार भी हमसे अलग हुआ है, बड़ी क्षति है। अब हम बढ़ते हैं बेंगलुरु की घटना की तरफ। निहाल किदवई की रिपोर्ट है कि वहाँ की सरकार क्लेम कमिश्नर नियुक्त की जा रही है यहाँ, यानी कि जिन दंगाइयों ने तोड़फोड़ की है, नुकसान पहुंचाया है, अब उन्हीं से उसकी भरपाई वसूली जाएगी। पिछले हफ्ते बेंगलुरु में एक सोशल पोस्ट की वजह से हुई हिंसा को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इस हिंसा पर मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और तय हुआ कि हिंसा से जुड़े मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए 3 विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त किए जाएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट से इजाजत लेकर जल्द ही क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति होगी। इस मामले में जो दोषी हैं उनमें से कुछ के खिलाफ यूएपीए और कुछ के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में वो वक्त जो हुआ उसके बाद क्या हो गया, हर एक घड़ी वो बदलते गया है ना, तो हर एक घड़ी किसी का क्या रोल है, और जो कैमरा ने जो उनको कैमरा में जो पाया है उसके हिसाब से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो कल्प्रिट है उनको हम बुक करेंगे, जो इनोसेंट है उनको बुक करने का सवाल ही नहीं है। वहीं शहर के हेब्बाल में एक दक्षिणपंथी संगठन ने हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की। सोशल डिस्टेंसिंग की एक बार फिर धज्जियां उड़ी, ट्रैफिक रुका सो अलग। बीजेपी की नाराजगी यह है कि कांग्रेस के जिस विधायक का घर फूंक दिया गया उसने अपने एफआईआर में किसी संगठन या व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिया। कांग्रेस विधायक किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक वोट काफी हैं और इसी वजह से वह हिचक रहे हैं। दंगा खत्म हो गया, कर्फ्यू जारी है, कुछ लोगों के घर जले, कुछ की गाड़ियां जली, कुछ की जानें गईं, और अब बारी राजनीति की है जो शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रांड बेंगलुरु का हुआ, क्योंकि ये शहर इस तरह के दंगे फसाद के लिए नहीं जाना जाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।